अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालबात। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बख़ैर आफ़ियत हैं। मैं हूँ मोहम्मद आतिफ़ याकूब और आप मुझसे पढ़ रहे हैं जमात दहम की फ़िज़िक्स। जमात दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का चैप्टर नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे। अपनी पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रिसिटी के ख़तरात के बारे में पढ़ा, किन आलात की मदद से हम ख़तरात से बच सकते हैं वो देखे। इसी के साथ हमने अपना सारा थ्योरेटिकल पोर्शन मुकम्मल कर लिया था। आज बारी है कसीरुल इंतखाबी सवालात की, जो कि इस चैप्टर की मश्क की पहली मंजिल है। तो चलें सीखते हैं कसीरुल इंतखाबी सवालात को हल करना। सीखने के लिए हमें जाना पड़ेगा लाइट बोर्ड की जानिब। तो चलें चलते हैं जी। तो मेरे अज़ीज़ तलबा और तालबात, जैसा कि मैंने कहा है कि इस लेक्चर में हमने करने हैं कसीरुल इंतखाबी सवालात। तो इन कसीरुल इंतखाबी सवालात को हल करने से पहले आपने जितनी भी चीज़ें हमने इस चैप्टर के अंदर सीखी हैं वो अपने जहन में रखनी हैं। जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हम उस चीज़ के बारे में गुफ्तगू करेंगे। उसका कोई फ़ार्मूला अगर लगाना है तो फ़ार्मूला लगा के दी गई तमाम इंतखाबात पढ़ेंगे और उनमें से सबसे बेहतरीन इंतखाब को मुंतखब कर लेंगे। तो चलें सबसे पहला सवाल पढ़ते हैं। सवाल में पूछा यह जा रहा है कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट के बहाव की वजह है पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव चार्जेस या आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स। अब ज़रा अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ करें, जो चीज़ें आपने सीखी हैं उसको जहन में दौड़ाएं। तो हमने देखा था कि कंडक्टर के अंदर कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं जो न्यूक्लियस के साथ ज़्यादा ज़ोर से बंधे हुए नहीं होते। उन इलेक्ट्रॉन्स को हमने नाम दिया था आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने कहा था कि जब भी हम इसे बैटरी के साथ जोड़ेंगे तो आज़ाद इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की जानिब भागना शुरू कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कंडक्टर में पैदा होने वाला इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से होता है? आज़ाद इलेक्ट्रॉन की वजह से। चलें पढ़ते हैं। पॉजिटिव आयंस नहीं जी, ऑप्शन रद्द कर दी जाएगी। नेगेटिव आयंस, अब यहाँ पे बच्चे थोड़ी सी गलती करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव आयंस समझ लेते हैं। आपने ऐसा नहीं करना। ये नेगेटिव आयंस की वजह से नहीं बल्कि आज़ाद इलेक्ट्रॉन की वजह से बहता है। निगलेक्ट, रद्द हो गया। पॉजिटिव चार्जेस, जी नहीं, जब हम कह चुके हैं कि पॉजिटिव की तो बात ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बात है आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स की, तो आज़ाद इलेक्ट्रॉन का इंतखाब हम कर लेंगे। तो इससे हमारा दाल जुज़ बेहतरीन जुज़ करार पाया। इसमें हमने आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स को मार्क कर लिया। दूसरे सवाल में हमसे कह रहा है कि अगर 6 ओहम के रेजिस्टर में से जब 3 एम्पेयर का करंट गुजरता है तो उस रेजिस्टर के अतराफ वोल्टेज कितना होगा। तो हमें जो चीज़ें दी गई हैं उनमें से पहली है ये रेजिस्टेंस और दूसरी है ये करंट। हमें मालूम करना है उसका वोल्टेज। तो कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसमें हमने वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का ताल्लुक बनाया था? जी हाँ, हमारा वो फार्मूला कहलाता है ओहम का कानून। तो इसमें हमने देखा था V बराबर होता है IR के। अगर V IR के बराबर है तो आप I की कीमत पुट करें। I की कीमत है जी 3, रेजिस्टेंस की कीमत पुट करें 6। तो 3 को 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब देंगे तो आंसर आ जाएगा 18। चूंकि ये वोल्टेज है तो 18 वोल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इस सवाल का जवाब दिया। अब देखें 2 वोल्ट नहीं जी, 2 वोल्ट तो नहीं है। 9 वोल्ट नहीं, 36 नहीं, कौन सा है जी फिर? 18 वोल्ट। तो 18 वोल्ट को हम ठीक तसव्वुर कर लेंगे। मज़ीद आगे बढ़ें। तीसरा सवाल पूछा ये जा रहा है सीरीज तरीके से जोड़े गए बल्बों की तादाद में इजाफा करने से उनकी रोशनी की शिद्दत पर क्या असर पड़ता है। ये है असल सवाल कि जिसमें पूछा यह जा रहा है, थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है। पूछा यह जा रहा है कि सीरीज तरीके से अगर बल्बों को जोड़ा जाए फिर उन बल्बों की तादाद में इजाफा करते चले जाएं तो बल्बों की रोशनी पे क्या असर पड़ेगा? इजाफा होगा, रोशनी कम होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या बताना मुश्किल है। तो चलें क्यों ना हम सीरीज कम्बिनेशन में बल्बों को बना लें। पहला बल्ब, दूसरा बल्ब और ये रहा इसके साथ बिल्कुल तीसरा बल्ब। अब इन बल्बों को आपने सीरीज के अंदर
जोड़ रखा है। अब ऐसे इन बल्बों को आपने अगर जोड़ दिया है सीरीज़ के अंदर, और सीरीज़ के अंदर आप जानते हैं एक अदद बैटरी भी जुड़ी होगी और एक अदद स्विच भी होगा जो कि हिफाजती तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही स्विच को बंद किया जाएगा तो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस सर्किट के अंदर करंट बहना शुरू कर देगा कुछ इस तरह से, और इस सूरत में बहेगा कि इस सारे सर्किट में जो करंट होगा ये एक जैसा होगा और जो वोल्टेज है वोल्टेज इन सब में तकसीम हो जाएगा। अब याद रखिएगा कि बल्बों की रोशनी मुनहसर होती है इस पोटेंशियल डिफरेंस पे। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मिलता चला जाएगा इनकी रोशनी में इजाफा होता चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस तकसीम हो रहा है बल्बों में। यहाँ तक तो बात समझ में आती है। जिसको जितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा उतनी शिद्दत से वो रोशन हो जाएगा। सवाल ये पूछ रहा है कि अगर हम इधर भी एक बल्ब लगा दें, इधर भी एक बल्ब लगा दें तो बल्बों की तादाद में हो चुका है इजाफा। अब जब बल्बों की तादाद में इजाफा हो चुका है तो इसका मतलब है इस पोटेंशियल ने इन दोनों को भी अब मिलना है। इसको हम कह देंगे V4, इसको कह देंगे V5। क्या कोई बाहर से पोटेंशियल आया? नहीं जी, पोटेंशियल तो वही था जो बैटरी का पहले था। वो जब पहले 3 में डिवाइड हो रहा था, 3 में तकसीम हो रहा था, अब मज़ीद 2 में तकसीम होगा तो वही जो पहले 3 को मिल रहा था इनमें भी कमी आ जाएगी क्योंकि इनका हिस्सा जाएगा इन दोनों के पास। तो जब वोल्टेज कम हो गया तो इसका मतलब है कि पहले वाले बल्बों की रोशनी की शिद्दत में कमी वाक़या हो जाएगी। तो चलें अब ऑप्शन पढ़ते हैं। इजाफा होगा? नहीं जी, इजाफा तो नहीं होगा, कमी होती है, ठीक लग रहा है, लेकिन बाकी इंतखाबात पढ़ेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ेगा, बताना मुश्किल है, हमने सीख तो लिया है तो बताना क्यों मुश्किल है। तो हम इंतखाब कर लेंगे इस बेजुज़ का और हम कहेंगे कि जब भी सीरीज़ के अंदर बल्बों की तादाद में इजाफा करेंगे तो पहले से लगे बल्ब उनकी रोशनी की शिद्दत में कमी वाक़या हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये 3 सवालात आपको समझ आए हैं। बढ़ते हैं आज के लेक्चर के अगले सवालात की जानिब। जी तो मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात, मज़ीद 3 सवालात आपके सामने रखे जा चुके हैं। सवाल में हमसे पूछा यह जा रहा है कि घरेलू अप्लायंसेस के ज़राए के साथ पैरेलल तरीके से क्यों जोड़ना चाहिए। आप जानते हैं कि हमेशा घरेलू अप्लायंसेस या हमारे घर में लगी जितनी भी चीज़ें हैं उनको पैरेलल तरीके से जोड़ा जाता है, और पैरेलल तरीके से जोड़ने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है कि हर एक अप्लायंस को वोल्टेज की तादाद उतनी मिले जितनी के पीछे से आ रही है, यानी कि पावर सप्लाई से आ रही है या सोर्स सप्लाई से जितनी आ रही है। तो ये हमारा मकसद होता है। तो चलें देखते हैं कि हमें दिए गए इंतखाबात में से कौन सा इंतखाब मुंतखब करना है। सर्किट की रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए नहीं, पैरेलल तरीके में तो हमने ये पढ़ा था कि सर्किट की रेजिस्टेंस हमेशा कम होती है, बढ़ती नहीं है। तो सर्किट की रेजिस्टेंस को कम करने के लिए कम तो होती है, लेकिन ये हमारा मकसद नहीं है। हर अप्लायंस को पावर सोर्स जितना वोल्टेज देने के लिए ठीक लग रही है, लेकिन हर अप्लायंस को पावर सोर्स जितना करंट देने के लिए आप जानते हैं कि पैरेलल के अंदर करंट हमेशा तकसीम हो जाता है, जिसे हमने नाम दिया था कि मुसावी करंट तमाम रजिस्टर्स के अंदर से, तमाम अप्लायंसेस के अंदर से बहने वाले करंट का मजमुआ होता है। तो ये भी जब गलत हो गया, रद्द हो गया, तो हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ एक इंतखाब ही ठीक बचा जिसको हम जीम कहेंगे, और जीम जुज़ हर अप्लायंस को पावर सोर्स जितना वोल्टेज देने के लिए, ताकि उसकी परफॉर्मेंस पे कोई भी फ़र्क ना आए। 5वां सवाल है हमसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और EMF क्या ये एक जैसी मिकदारें हैं? क्या 2 मुख्तलिफ मिकदारें हैं? इनके यूनिट्स मुख्तलिफ हैं या बे और जीम दोनों? तो इसके लिए क्यों ना हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और EMF के तसव्वुरात को ज़रा उसका इआदा कर लें। हम जानते हैं कि फ़र्ज़ करें कि ये मेरे पास कोई एक चार्ज्ड प्लेट है जिसके ऊपर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है। तो और अब अगर मैं किसी एक चार्ज को जो कि बहुत दूर पड़ा हुआ है, फ़र्ज़ करें ये चार्ज इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है, तो अब इस इन्फिनिटी से इस चार्ज को उठा के इस प्लेट के ऊपर हाई पोटेंशियल के ऊपर लाने के लिए मुझे जितना वर्क करना पड़ेगा उसको हमने नाम दिया था इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल का। इसके बरअक्स अगर मैं किसी भी कंडक्टर को, फ़र्ज़ करें कि ये मेरे पास एक अदद कंडक्टर है और इस कंडक्टर को मैं जोड़ दूं एक अदद बैटरी के साथ कुछ इस तरह से और इसके साथ लगा दूं एक अदद स्विच, तो अब ये हो गया जी मेरा सर्किट मुकम्मल। जैसे ही मैं इस स्विच को बंद करके सर्किट को मुकम्मल करूंगा तो इस बैटरी के पॉजिटिव पोटेंशियल से यानी कि हाई पोटेंशियल से चार्जेस बहना शुरू कर देंगे इस कंडक्टर के गिर्द और नेगेटिव टर्मिनल के पास आके रुक जाएंगे। अब नेगेटिव टर्मिनल कम पोटेंशियल वाला इलाका है, इस चार्ज को कोई ना कोई एनर्जी चाहिए जो कि ये वसूल करता हुआ दोबारा से हाई पोटेंशियल पे जाए। कभी कोई चीज़ कम पोटेंशियल वाले इलाके से खुद ब खुद हाई पोटेंशियल वाले इलाके में गई है? पानी नीचे पड़ा हो, ऊपर खुद ब खुद आ सकता है? नहीं। जब तक उसे कोई एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक कोई भी चीज़ कम पोटेंशियल वाले इलाके से ज़्यादा पोटेंशियल वाले इलाके की जानिब नहीं आ सकती। यहाँ पे जो एनर्जी देगी वो देगी ये बैटरी, और इस एनर्जी को हम नाम देते हैं EMF का, जिसको हमने कहा था कि ये एनर्जी बराबर है कि एक चार्ज को कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिला, कितने पोटेंशियल डिफरेंस इसे दिए जा रहे हैं, जिसको हमने कहा था फर्ज करें कि एक चार्ज है वो 1 कूलम का है और उसे मिलने वाली एनर्जी 5 जाउल है, तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी जी? 5 जाउल फी कूलम, यानी कि 5 वोल्ट। और 5 वोल्ट क्या है? एनर्जी। और EMF क्या है? एक एनर्जी की किस्म है। तो अब हम कहेंगे एक जैसी मिकदारें हैं। नहीं जी, एक जैसी मिकदारें नहीं हैं। एक में हमें खुद लेके जाना पड़ता है, दूसरी हमें खुद एनर्जी दे रही है। दो मुख्तलिफ मिकदारें हैं, बात समझ में आती है। इनके यूनिट्स मुख्तलिफ हैं। नहीं जी, यूनिट्स दोनों के वोल्ट्स हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट भी जाउल फी कूलम वोल्ट के बराबर, इसका यूनिट भी जाउल फी कूलम वोल्ट के बराबर। तो यूनिट्स भी मुख्तलिफ नहीं है, यूनिट्स एक जैसे हैं। बे और जीम दोनों, हमने कहा बे ठीक लग रहा है, लेकिन अगर दाल ठीक हमने तसव्वुर करना है तो उसके साथ जीम भी ठीक होना चाहिए। जीम तो गलत हो चुका है, तो इसके ज़रिए दाल भी ऑटोमेटिकली इस हमारे तसव्वुरात से निकल गया, हमारे इंतखाबात में से निकल गया, तो हम बे को ठीक मान लेंगे। जी, छठा सवाल बहुत ही अहम सवाल है और अक्सर पूछा जा चुका है कि जब हम एक सर्किट में वोल्टेज को दुगना कर देते हैं तो कौन सी मिकदार 2 गुना हो जाती है? करंट, पावर, रेजिस्टेंस या अलिफ और बे दोनों? अब यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, कंफ्यूज होते हैं करंट और पावर वाली सिचुएशन में। कैसे? वो लगाते हैं पावर का फार्मूला P बराबर है VI। अब वो कहते हैं कि अगर वोल्टेज 2 गुना हो रहा है तो अगर हम इसको इस तरह से लिखें, 2 गुना हो गया है और I वैसे का वैसे ही, तो पावर जो है ये पुरानी पावर का 2 गुना बन जाएगी। फ़र्ज़ कर लें ये नई पावर है, तो वो पावर को ठीक मान लेते हैं। लेकिन पावर का आपने क्या फार्मूला पढ़ा था? वोल्टेज की सूरत में V² बटा R। तो अब अगर वोल्टेज 2 गुना हो रहा है तो पावर भी बढ़ जाएगी। तो बताएं कि पावर कितने गुना बढ़ी? 2 का मुरब्बा। तो इसका मतलब है V² बटा R ऐसे ही रहेगा, और V² बटा R क्या है? पुरानी पावर है। तो इसका मतलब है कि जब भी वोल्टेज 2 गुना बढ़ाए जाएंगे तो पावर 4 गुना बढ़ेगी। वो कहता है सर इससे क्यों नहीं हो सकता? इससे इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमने ओहम का कानून पढ़ा है। ओहम का कानून कहता है V बराबर है IR, और अगर R रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो तो V और I ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना वोल्टेज बढ़ाऊंगा उतना करंट बढ़ेगा। तो अगर वोल्टेज बढ़ा रहा हूं तो करंट तो बढ़ रहा है, तो अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, जिससे पावर दोबारा से 4 गुना हो जाएगी। तो आपने पावर वाला ऑप्शन दे के मचल नहीं जाना। रेजिस्टेंस तो वैसे ही नहीं बदल सकती। अलिफ और बे, ये अगर ये वाली ठीक होती बात तो बे को हम ठीक मान लेते, लेकिन बे गलत है तो ये वाला भी गलत हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ करंट का इंतखाब करेंगे और इस रिलेशन के ज़रिए करेंगे, इस ताल्लुक़ के ज़रिए कहेंगे जो कि हमें ओहम ने बयान किया था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 3 सवालात भी आपको समझ आ चुकी है। चलें बढ़ते हैं अगले 3 सवालात की जानिब। जी तो मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात, ये रहे इस चैप्टर के आखिरी 3 सवालात। तीनों सवालात थोड़े से अहम हैं, टेक्निकल हैं, तो इनको ज़रा आराम से, तहम्मुल से और अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
सवाल में पूछा ये जा रहा है कि अगर हम एक सर्किट में रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखते हुए करंट और वोल्टेज दोनों को दोगुना कर दें तो पावर, पहली जो उसमें कहा गया है कि पावर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पावर निस्फ हो जाएगी, पावर दोगुना हो जाएगी या पावर 4 गुना ज़्यादा हो जाएगी। तो इसके लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा पावर का कोई एक फार्मूला। हमने अपने लेक्चर्स के अंदर पावर के 4 फार्मूले पढ़े थे, लेकिन अब इस्तेमाल वो वाला करना है कि जिसमें दो चीज़ें आ रही हों, जिसमें करंट भी आ रहा हो, जिसमें वोल्टेज भी आ रही हो। तो हम पावर का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। पावर बराबर है VI, लेकिन अब वोल्टेज भी तब्दील हो रहे हैं और करंट भी तब्दील हो रहा है, तो पावर बनेगी नहीं। अब V चेंज होके हो गया है डबल, I भी तब्दील होके हो गया है 2 गुना। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो पावर बनेगी वो बनेगी 2 × 2 4 और VI वैसे के वैसे ही रहेंगे। पावर कितनी हो जाएगी, और VI किसके बराबर है, ये पुरानी पावर के बराबर है, तो नई पावर पुरानी पावर का 4 गुना हो जाएगी। तो देखें पावर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो है, और किस तरह से फ़र्क पड़े, तो ये तो रद्द कर दिया जाएगा। पावर निस्फ हो जाएगी, निस्फ तो नहीं हुई, निस्फ का मतलब है आधी, आधी तो नहीं हुई। पावर 2 गुना हो जाएगी, बड़ी तो है लेकिन 2 गुना नहीं, ये भी कैंसिल हो जाएगा। पावर 4 गुना ज़्यादा हो जाएगी। जी हाँ, ये वाली ऑप्शन बिल्कुल बेहतरीन है और ये बात हमने साबित भी कर दी है कि पावर 4 गुना बढ़ जाएगी। चलें जी, बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब, जिसमें हमसे पूछा यह जा रहा है कि 12 वोल्ट के सोर्स से जोड़े गए एक लैंप की पावर की शरह क्या होगी जबकि उसमें से 2.5 एम्पेयर करंट बह रहा हो। इसमें से इस सवाल में भी हमें वही फार्मूला इस्तेमाल करने का कहा जा रहा है जो कि हम अभी सवाल नंबर 7 में करके आए हैं। देखें, ये हमारे पास मौजूद है वोल्टेज और यहाँ मौजूद है हमारे पास करंट। मालूम करने को क्या कहा जा रहा है, पावर। तो यानी कि पावर, वोल्टेज और करंट वाला हमारे पास सिर्फ एक ही फार्मूला है, उसी को हम जानते हैं, उस पर काम करेंगे। P बराबर है VI के। V किसके बराबर है जी, पहले तो लिखेंगे P बराबर आ जाएगा, V किसके बराबर है जी 12, और करंट कितना है जी 2.5, यानी 2.5। जब 12 को 2.5 से ज़रब दी जाएगी तो आप देखेंगे कि आंसर आएगा 30, और पावर का यूनिट हमेशा लिखा जाता है वाट के अंदर। तो इस तरह से पावर आ गई 30 वाट के बराबर। क्या 4.8 वाट आई? नहीं, इसको रद्द कर दिया जाएगा। 14.5 वाट आई? बिल्कुल नहीं। 60 वाट आई? नहीं, बल्कि ये तो 30 वाट आई है। तो इसको आप इस तरह से हल करेंगे। आखिरी सवाल की जानिब बढ़ते हैं, जिसमें पूछा यह जा रहा है कि सीरीज तरीके से जोड़े गए दो एक जैसे रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस का मजमूआ 8 ओम है। यानी कि यहाँ पे मजमूआ है रेजिस्टेंसेस का, और रेजिस्टेंसेस के मजमूए को हम मुसावी रेजिस्टेंस कहते हैं। और मुसावी रेजिस्टेंस किसकी है? सीरीज तरीके से जोड़े गए, ये 8 ओम है। अगर पैरेलल तरीके से इसको जोड़ दिया जाए तो उनकी रेजिस्टेंस का मजमूआ क्या होगा? यानी हमें दोबारा से RE मालूम करना है, लेकिन अब की बार पैरेलल तरीके वाला। तो चलें पहले क्यों ना हम RE इसको सीरीज के फार्मूले वाला इस्तेमाल करते हुए करें। हम जानते हैं कि सीरीज में RE बराबर होता है इनफरादी रेजिस्टेंसेस के मजमूए के, लेकिन अब यहाँ पे कह रहा है सीरीज तरीके से जोड़े गए दो एक जैसे। ये अहम लफ्ज़ है इस MCQ के अंदर, एक जैसे हैं तो मतलब R1 और R2 दोनों बराबर होंगे। मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ R जमा R। अब रेजिस्टेंस दी हुई है मुसावी, वो है 8 ओम की, ये बन गया 2R। अब यहाँ से R की कीमत क्या आ जाएगी? R की कीमत आ जाएगी 4 ओम, यानी R1 भी 4 ओम आएगा और R2 भी 4 ओम आएगा। तभी तो 4 जमा 4 मिलके 8 ओम बनाएंगे ना। अब हमें मालूम करना है पैरेलल तरीके से जोड़ी गई रेजिस्टेंसेस का मजमूई रेजिस्टेंस क्या होगा, यानी कि मुसावी रेजिस्टेंस क्या होगी। तो हम पैरेलल वाला फार्मूला लगाते हैं, 1/RE बराबर है 1/R1 जमा 1/R2। तो चलें कीमतें दर्ज करें जो कि हमने निकाली हैं। यहाँ से हम कहेंगे 1/RE बराबर आ जाएगा 1/4 जमा 1/4, ये बराबर हो जाएगा 2/4 के। काटें, 1/RE किसके बराबर आएगा 1/2, ये तो आधा निकल आया, लेकिन हमने
1/RE नहीं निकालना बल्कि RE निकालना है। तो RE निकालने के लिए कीमतें पलट दी जाएंगी, तो ये बचेगा 2/1 और 2/1 बराबर होता है 2 के। चूंकि रेजिस्टेंस है तो ये आएगी ओहम के अंदर, तो ये हम निकाल चुके हैं 2 ओहम। तो पहला ही जुज 2 ओहम का है, लेकिन पहले बाकियों को रद्द कर लें, फिर इसके पास आएंगे। 4 ओहम नहीं है जी, 12 ओहम नहीं है, 8 ओहम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 ओहम है, तो इसको हम ठीक मान लेंगे। तो इसी के साथ हमारे 9 के 9 सवालात मुकम्मल हुए। उम्मीद करता हूं कि आपको इन तमाम सवालात की अच्छे से समझ आ गई है। जी तो मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात, आज आपने चैप्टर की मश्क की पहली मंजिल कसीरुल इंतखाबी सवालात भी अबूर कर ली। हमने 9 सवालात पे अच्छे तरीके से अपने इल्म का इस्तेमाल किया, हर कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया और देखा कि कौन सा ऑप्शन सबसे बेहतरीन होगा, उसका इंतखाब किया। इसी के साथ हमारा ये कसीरुल इंतखाबी सवालात वाला हिस्सा भी मुकम्मल हुआ। मज़ीद सफ़र आगे बढ़ाएंगे और दूसरी मंजिल सवालात का इयादा इसको हल करेंगे, लेकिन अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।